Hello बच्चों, welcome to your 7th NCERT history video class. In the previous chapter, we have started the Mughal Empire. In that video, we have studied about the Mughal Empire that from maternal side they belong to the Genghis Khan and from paternal side they belong to the Temur kingdom. Okay, Temur dynasty you can say. Okay, after that we have studied the chronological order and then Mughal military campaigns that during the reign of different Mughal kings, Mughal rulers, they expanded their kingdoms. Then we have studied about the Babur, Humayun, Akbar and Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, etc. Today we are continuing the video and will start the topic Mughal relations with other rulers. That means जो मुग़ल शासक थे उनका दूसरे जो शासक होते थे, जैसे हमने बीच बीच में पढ़ा था कि उनकी राजपूत के साथ जो है लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, उनके मराठाओं के साथ जो है वो युद्ध हुए, तो अलग अलग किंगडम्स में उनकी किन किन राजाओं के साथ क्या क्या रिलेशंस रही, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, यानी कि जो भी उनकी अथॉरिटी, उनके रेन को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके साथ उनकी क्या होती थी, युद्ध होते थे. बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलंटरीली, यानी कि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती गई वो अपना साम्राज्य एक्सपेंड करते गए, तो जो दूसरे राजा थे उनको समझ में आया कि हाँ ये बहुत पावरफुल है और हमें जो इनका रेन है, उनका जो शासन है उसको जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए. द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इनमें जो राजपूत थे उन्होंने, बहुत से राजपूतों ने, सभी ने नहीं, बहुत सारे जो राजपूत किंग थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया, इनकी जो सत्ता थी उसको एक्सेप्ट कर लिया. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. तो बहुत सारे जिन्होंने इनकी सत्ता को एक्सेप्ट कर लिया था, इनके किंगडम को एक्सेप्ट कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, तो उन्होंने इनके साथ जो है रिलेशंस भी मेंटेन की, जैसे अपनी जो बेटियां थी उनकी शादियां इनके साथ में की, यानी कि रिलेशंस जो उनके मेंटेन होते चले गए और उनको जो है फिर मुगल एम्पायर में अच्छी पोजिशंस भी उनको मिली. द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़, हमने पीछे पढ़ा था, सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, बहुत लंबे समय तक जो सिसोदिया वंश था, राजपूत वंश था मेवाड़ का, जिसने सबसे लंबे समय तक मेवाड़ जो उदयपुर वाला रीजन है उस रीजन पर बहुत लंबे समय तक अपना शासन किया. वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, यानी कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने इनकी जो सत्ता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज़ किया उन्होंने मुगल अथॉरिटीज़ को. लेकिन जब लड़ाई हुई, एक बार जब ये हार गए, मुगलों से जब सिसोदिया राजा जो है वो हार गए, तो भी जो मुगल राजा थे उन्होंने इनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल ट्रीट किया. पहले के समय में क्या होता था, जो राजा हार जाते थे उनको स्लेव की तरह से ट्रीट किया जाता था, लेकिन मुगलों ने जो किया इस ट्रेडिशन को दूर किया. उन्होंने इन मुगल राजाओं ने इन जो राजपूत राजा थे या जो दूसरे और भी राजा होते थे जो इनसे हार जाते थे, उनके साथ ऑनरेबली ट्रीट किया, रिस्पेक्ट दिया उनको, उनकी ज़मीनें जो थी उन्हें वापस दी, असाइनमेंट्स वतन जागीर, यानी कि जो उनके असाइनमेंट थे, उनकी जो जागीरें थी वो उनको वापस दे दी. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट्स अनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेंस. तो ये जो उनकी नीति थी, ये जो उनकी पॉलिसी थी कि आप दूसरे राजाओं को जो आपसे हार रहे हैं उनको ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अपने प्रतिद्वंदी हैं, ओपोनेंट हैं आपके, उनको हराने के बाद भी उनके साथ आप रिस्पेक्टफुल ट्रीट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जो है बाकी के जो भी किंग्स थे उनके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा. और उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में जो मुगल, जो उनकी इमेज बनी हुई थी कि ये बहुत क्रूअल हैं या क्रूर हैं या हम पर शासन करने आए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो इफेक्ट कर रही थी. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे औरंगज़ेब के शासन में हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब ने जो शिवाजी थे, मराठा जो राजा शिवाजी थे, उन्होंने उनका अपमान किया था. जब उनके दरबार में, औरंगज़ेब के दरबार में जब शिवाजी आए थे तो उनको कैद कर लिया, जेल में उनको डाल दिया, तो उनका अपमान हुआ एक तरीके से. तो इस तरीके से बहुत सारे जो मुगल थे उन्होंने अपमान भी किया, लेकिन जो मेन जो हम देखें औरंगज़ेब से पहले के जो राजा थे उन्होंने इस तरह की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, तो चलो पीछे एक छोटा सा टॉपिक हेडिंग है जो हालांकि हम पढ़ चुके हैं. देखिए, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो उनकी उत्तराधिकारी का जो प्रोसीजर था, ट्रेडिशन था, वो बिल्कुल अलग था. जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि ये प्राइमोजेनिचर को फॉलो नहीं करते थे. प्राइमोजेनिचर यानी कि जो बड़ा बेटा है उसी को जो है अपने फादर की एस्टेट मिलेगी, तो इस सिस्टम को ये फॉलो नहीं करते थे. जबकि इनका क्या सिस्टम था, कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस. ठीक है, कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस यानी कि इसमें जो भी एम्पायर होता था उसको ये डिवाइड कर देते थे. जैसे हमने पढ़ा था ना
कि एक मुग़ल शासक के जो बच्चे होते थे उनमें सारा डिवीज़न हो जाता था, और जो दूसरे प्रिंस थे उनके बीच में इनहेरिटेंस को लेकर के या जो भी एरिया था उसको कंक्वायर करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ठीक है, इनके आपस में रिबेल चलते रहते थे, रिबेलियंस ऑफ बाय मुगल प्रिंसेस। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टर्म आपको ध्यान रखनी है, प्राइमोजेनिचर इनमें फॉलो नहीं होता था, जबकि कौन सी ट्रेडिशन फॉलो होती थी इनहेरिटेंस की? कोपर्सिनरी। ओके, यानी कि सत्ता का विभाजन, डिवीज़न हो जाता था। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। अभी हमने पढ़ा कि जो मुग़ल एम्पायर थे, वो जो दूसरे राजा थे, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो अफ़गान्स हों, राजपूत हों, मराठास हों, अलग अलग ग्रुप जो भी थे, ईरानीज़ थे, सबको ही अपने किंगडम में क्या कर रहे थे, जो है अलग अलग जो है उनको डेजिग्नेशन दे रहे थे। जो भी इनके अंडर आ जाते थे, इनके सत्ता को एक्सेप्ट कर लेते थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इनकी जो है शासन को एक्सेप्ट कर लेते थे, तो उनको इनके दरबार में, मुग़ल दरबार में, मुग़ल एम्पायर में अलग अलग पोस्ट दी जाती थी। और जो भी दोज हू जॉइंड मुग़ल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार, उनको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, और मनसबदार यानी कि जिनको मनसब मिलती थी, मनसब यानी कि पोजीशन और रैंक। ठीक है, तो जो जिसके पास कोई भी पोजीशन होती थी उसको मनसबदार कहा जाता था। अब मनसब भी क्या होती थी? अलग अलग होती थी। जब इनकी पोजीशन है या जो इनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे आज हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है ना, तो थर्ड ग्रेड से अपर अगर हम देखें तो सेकंड ग्रेड, उससे ऊपर हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड। तो इनकी पोजीशन यानी कि इनकी जो रैंक है और जो इनकी सैलरी है, इनकी पोजीशन के हिसाब से क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। तो इसी तरीके से जो मनसबदार होते थे, इनकी भी रैंक, इनकी सैलरी, और अगर उनको कोई मिलिट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो मनसब्स उनको दिए जाते थे, यानी कि उनको पोजीशंस दी जाती थी। क्लियर? रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़त, यानी कि जो भी उनकी पोजीशन होती थी, जो उनकी सैलरी होती थी, या जो भी उनकी रैंक, जैसे आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कहते हैं ना, तो उसमें इसको ज़त कहा जाता था। तो जितनी ज़्यादा ज़त होती थी उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस उनकी पोजीशन होती थी और उनकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी होती थी। ठीक है, तो जिसे आज हम ग्रेड कहते हैं, उस समय इसको क्या कहा जाता था? ज़त कहा जाता था। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मनसबदार कौन थे? किसी भी ग्रुप के जो राजा जो होते थे, जब वो इनके मुग़ल दरबार में अपॉइंट होते थे तो उनको मनसबदार कहा जाता था, और इनकी रैंक, इनकी सैलरी या जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बेस पर इनके क्या होते थे? ज़त होती थी। ठीक है, दी मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिसके पास मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी वो बहुत प्रोमिनेंट होते थे, क्योंकि मिलिट्री का काम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा का, अपने साम्राज्य की, अपने एम्पायर की प्रोटेक्शन करने का काम, या अगर हम देखें तो दूसरे एरियाज़ पर अटैक करना ताकि अपने आप को हम एक्सपेंड कर सकें, है ना। तो ये जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको दी जाती थी, दे रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और दी कैवलरी मैन, यानी कि जो जिनके पास मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। मिलिट्री मतलब इनके पास बहुत सारे लोग हों, अब उसमें जो सवार हों, चाहे वो घुड़सवार हैं या जो भी इनके पास जो अगर घोड़े हैं, हाथी हैं, जो भी इनके पास सवारियां होती थी, या जो पैदल चलने वाले सैनिक होते थे, तो उन सब का एक प्रॉपर नंबर जो है वो होना ज़रूरी था। द मनसबदार्स ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, उनकी पूरी जांच पड़ताल होती थी, उनको रजिस्टर किया जाता था। उनके जो घोड़े हैं जो बहुत ही ब्रांडेड होते थे, उनकी प्रॉपर केयर की जाती थी, क्योंकि अगर घोड़े अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी तो वो युद्ध में काम कर पाएंगे, है ना। और उसी तरीके से जो उनके सवार हैं या जो कैवलरी मैन हैं जो उन घोड़ों के ऊपर चढ़कर लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उनका भी पूरा परफेक्ट होना ज़रूरी था। जैसे कि आज आप देखते हो कि पुलिस की जो भर्तियां होती हैं, है ना, जो एनरोल किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो उसमें पहले फिजिकल टेस्टिंग होती है, यानी कि उनको फिजिकली टेस्ट किया जाता है कि इनफ स्ट्रांग है कि नहीं है, दौड़ भाग कर सकते हैं या नहीं है। तो उसी समय में जो मुगल एम्पायर था, उसी तरीके से वहाँ पर भी जो मनसबदार जो मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते थे, इन सब चीज़ों को मेंटेन करते थे। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। तो अभी जो मनसबदार थे, यानी कि जो मिलिट्री को अपॉइंट कर रहे थे, मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके पास होती थी, उनको क्या मिलती थी? उनको सैलरीज मिलती थी। सिर्फ मिलिट्री वाले नहीं, सभी को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं,
है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मनसबदार होते थे उनको उनकी सैलरीज मिलती थी, और वो सैलरीज उनको कहाँ से मिलती थी, जैसे अब तक हम पढ़ कर आए हैं, तो जो भी एरिया उनके अंडर आता था उसको क्या कहते थे, जागीर। जैसे ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, तो इस एक एरिया को हमने क्या कह दिया, जागीर। तो इस एरिया से जितना भी रेवेन्यू होगा, जो भी टैक्स होगा, उससे इस एरिया के मनसबदार की सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था खिलजीज के टाइम में, या जो तुगलक थे उनके समय में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होते थे, मुक्तीज होते थे। ध्यान है आपको, मुक्तीज यानी कि जिनको ज़मीन का जो इक्ताज उनको बांट दिए जाते थे, और उस इक्तदार हम कहते थे जो ज़मीन को होल्ड करता था, है ना। तो जो मुक्तीज और ये जो जागीर या मनसबदार की हम बात करें, यानी कि मुक्तीज और मनसबदार में एक डिफरेंस है, दोनों का काम तो एक ही है। क्या है कि दोनों ही अपने अपने एरिया को एडमिनिस्टर करते हैं और साथ में वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, यानी कि टैक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो मुक्तीज थे वो तो अपने उसी एरिया में रहते थे, वहीं पर कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, मैनेज करते थे। लेकिन जो मनसबदार हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी एरिया में रहें, वो कहीं दूर रह के भी क्या कर सकते थे, को कंट्रोल करते थे। देखो जैसे आज के टाइम में हम बात करें, हम राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो जयपुर में क्या है, हमारा मेन सेंटर है, वहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब जो हमारे सीएम हैं जैसे अशोक गहलोत, तो वो वहीं रहते हैं मेनली, है ना, और वहाँ से सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे हमारे हनुमानगढ़ को उनको कंट्रोल करना है तो हनुमानगढ़ में आएंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी तरीके से जो मनसबदार होते थे वो दूसरे एरिया में रह करके भी अपनी अपनी जो जागीर होती थी उनको कंट्रोल करते थे, वहाँ से जो क्या करते थे, अपने अंडर दूसरे लोगों को अपॉइंट करते थे और उनकी रिपोर्ट लेते थे कि वहाँ पर कामकाज कैसा चल रहा है, वहाँ से उनकी जो है रिवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, कैसा सिस्टम वहाँ पर मेंटेन हो रहा है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें दूर बैठकर ही कंट्रोल करते थे। लेकिन मुक्तीस क्या करते थे, वो उसी एरिया में रह करके सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे। क्लियर। तो चीज़ें आपको आई समझ में कि जो मुगल एम्पायर था उस समय में मनसबदार अपने अपने एरिया से जो भी जागीर उनके अंडर आती थी उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन उस जागीर में रहना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता था। क्लियर। चलिए अब अकबर के समय की अगर हम बात करें, देखो in Akbar's reign these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो अकबर की पॉलिसी थी बहुत ही अच्छी थी, है ना, बहुत ही इम्प्रेसिव थी, यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छा था। तो उन्हीं के समय में जो रिवेन्यू होता था इतना अमाउंट कलेक्ट कर लिया जाता था कि इन मनसबदार की जो सैलरी है लगभग उसी रिवेन्यू से निकल जाए। ठीक है। लेकिन औरंगजेब के टाइम पीरियड में अब हमने क्या पढ़ा, औरंगजेब जो था उसकी पॉलिसी बिल्कुल अलग थी, वो बहुत डोमिनेंट नेचर का था। तो औरंगजेब ने ये सारा सिस्टम क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। तो जो एक्चुअल रिवेन्यू था वो तो कितना था, कम हो गया, और जो मनसबदार इसने अपॉइंट किए वो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो इसके खास लोग होते थे उनको ये क्या कर देता था, मनसबदार अपॉइंट कर देता था। तो देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स बट द कलेक्शन वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, यानी कि जो उनकी सैलरी होती थी उससे कम जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था, लेकिन मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब मनसबदार ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, जो जागीर उनको मिलनी थी, यानी कि बहुत लंबी वेटिंग चलती थी। भाई मैं अगर मान लो मैं औरंगजेब के समय में मनसबदार बनी हुई हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे आसपास के जो लोग हैं उनकी तो बारी ही नहीं आती थी, है ना। तो उन लोगों के पास ना तो कोई जागीर होती थी ना कुछ इन रिवेन्यू होता था। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। और उस समय मतलब इतना ज़्यादा करप्शन हुआ कि किसी एक मनसबदार के पास या जागीरदार के पास जो जागीर होती थी तो उसे लगता था कि जितने समय मैं यहाँ पर हूँ मेरा क्या पता कल को मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, है ना, कोई और मनसबदार यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि लंबे समय तक तो उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसीज़ बिल्कुल अलग थी। तो जितना भी समय वो वहाँ पर रहता था ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम बनाने की वो सोचता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवेन्यू है जितना पॉसिबल हो सकता था वो अपनी जागीर से रिवेन्यू कलेक्ट करता था। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट होगा तो क्या होगा, उस एरिया के जो लोग हैं, अब रिवेन्यू कहाँ से आएगा, उस समय मेनली क्या थी, फार्मिंग ही मेन काम था, है ना। हमने पढ़ा है कि 1/6 जो है टोटल प्रोडक्शन का जो है ये रिवेन्यू की फॉर्म में देते थे। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा, अब मान लो हो सकता है वो जागीरदार ज़्यादा लेने लग जाए, तो जो किसान थे उनके तो क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उनका इतना प्रोडक्शन नहीं था जितना उनको टैक्स देना पड़ रहा था। ठीक है। और औरंगजेब जो था इन सब चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर पाया अपने लास्ट
रेन के लास्ट टाइम में, ठीक है, जो भी इसके शासन के आखिरी साल थे उस समय में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इसका प्रिंस था उसने भी क्या कर दिया था, रिबल कर दिया था। तो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होने लगा था औरंगजेब के टाइम पीरियड के बाद में मुगल एम्पायर। तो ये सब चीज़ें थी कि किस तरीके से जो मनसबदार हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम में आते आते जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़ब्त एंड ज़मींदारस की। हमने पढ़ा कि उस समय जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कैसे होता था, जो पिजेंट्री है हम कह सकते हैं, या जो खेती बाड़ी है उसी से, है ना। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पिजेंट्री, है ना। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिफ्टेंस। अब हर एक किसान तो इंडिविजुअली जाकर के जो भी मुगल रूलर्स हैं उनको टैक्स नहीं दे सकता था, है ना। तो जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने क्या कर रखा था, पर्टिकुलर किसी एरिया का जो लीडर होता था या मुखिया होता था, लोकल चीफ्टेन है या गांव का जो हेडमैन है, उसको वो अपॉइंट कर देते थे। या अपने रूरल एलाइट्स की भी हम बात करें कि अपने शाही किसी लोग को वहाँ पर वो वहाँ अपॉइंट कर देते थे और वो जाकर के टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था। तो इन लोगों को क्या कहा जाता था, ज़मींदार, ठीक है। टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस ऑफ पावरफुल चिफ्टेन, यानी कि वो जो भी थे, चाहे वो रूरल एलाइट्स थे या गांव का कोई मुखिया था या लोकल चिफ्टेन, जो भी लोग वहां पर होते थे उनको जमींदार कहा जाता था, ठीक है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स। अब देखो यहाँ पर अकबर के टाइम पीरियड की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, आगे भी हम अकबर के बारे में ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल। उन्होंने क्या किया, सारी कैलकुलेशन की, सर्वे किया लगभग 10 सालों का, ठीक है। उस समय में भी देख लो सर्वे होता था। तो उन्होंने 10 सालों के टाइम पीरियड का, कौन सा टाइम पीरियड था वो, 1570 से 1580, तो 70 से 80 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस समय की जो भी क्रॉप यील्ड थी, यानी कि जो भी क्रॉप प्रोडक्शन था, उनके जो प्राइस थे या जो एरिया था, उन सबको कैलकुलेट किया, ठीक है। और उन सबको कैलकुलेट करने के बेस पर जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं भाई 1/6 उन्होंने किस बेस पर डिसाइड किया, उनको कुछ पता चले भी इस एरिया में कितना प्रोडक्शन है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसी के बेस पर तो होगा ना। तो ये जो है इन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे के बेस पर जो भी डेटास थे वो इन्होंने कलेक्ट किए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, ठीक है। ये 10 सालों का जो डेटा इनके सामने आया उसके बाद में जो है टैक्स को डिसाइड किया गया। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crop, ठीक है। तो हर एरिया के हिसाब से उस एरिया में, अब हर जगह एक जैसी क्रॉप तो नहीं हो रही है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर कोई सी क्रॉप है, कहीं पर कोई सी फसल हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मुगल एम्पायर था बहुत ज़्यादा जो है ये कॉन्टिनेंट हमारा वहाँ पर एक्सपेंड हो गया था, है ना, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की भी अगर हम बात करें तो वो एक जैसी नहीं थी। तो हर एरिया की क्रॉप के अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है मेंटेन किया गया। और ये जो टैक्स सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, इसको क्या कहा जाता था, ज़ब्त, ठीक है। इट वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड, यानी कि जिन जिन एरिया को इन्होंने सर्वे किया मुगल एम्पायर के टाइम में, वहाँ पर जो है इन सबको केयरफुल अकाउंट्स, यानी कि बहुत ही ध्यान से जो है अकाउंट्स रखे गए, ऐसा नहीं मनमर्जी से, प्रॉपर मेंटेन किया गया, ठीक है। लेकिन दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। ये जो एरिया थे, इन एरिया में थोड़ी सी इनको दिक्कतें आई। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। अब जब ये ज़मींदार थे, जिसको पावर मिल जाती है वो उसका क्या करता है, मिसयूज़ करता है ना। तो कहीं कहीं पर जो ये ज़मींदार थे अपनी इस पावर का मिसयूज़ कर रहे थे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। और ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये ज़मींदार जो क्या कहला रहे थे, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेटर ही तो कहला रहे थे, है ना, क्योंकि मुगल शासन के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया गया था। तो जो इनका एक्सप्लॉयटेशन, ये जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनकी वजह से जगह जगह पर क्या होने लगे, रिबेल होने लगे, विद्रोह होने लगे। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। अब कहीं कहीं पर जैसे कास्टिज्म भी हमने देखा कि उस समय डेवलप हो चुका था। तो अगर ज़मींदार और पीजेंट सेम कास्ट के होते थे तो वो मिलकर जो मुगल एम्पायर के अगेंस्ट है, जो भी मुगल अथॉरिटी वहाँ पर थी, जो ये टैक्स कलेक्शन का काम कर रही थी, उसके अगेंस्ट क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो हमने जैसे पढ़ा कि 17th सेंचुरी के बाद में जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो ये धीरे धीरे हम देखें कहाँ पर
जो विद्रोह हो रहे थे तो उनकी वजह से सब चीज़ें हो रही थी। यानी कि जो इनका सिस्टम है अकबर के बाद हम देखें या औरंगज़ेब का टाइम पीरियड हम देखें तो वहाँ पर ख़त्म हो रहा था। ठीक है, जैसे देखो इमेज के अंदर दिखाया गया है ना, ये देखो डिटेल्स फ्रॉम अ मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रेन डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शाहजहां के जो फादर थे उनके समय में क्या था, करप्शन शुरू हो गया था, है ना। देखो जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एक ऑफिसर है मुगल, और ये जो है ब्राइब के तौर पर क्या कर रहा है, ये देखो ये इसके हाथ में पोटली है ना, इसमें क्या है, सोने की अशरफियाँ, मोहरें या जो भी उस समय करेंसी थी वो इसको एक ब्राइब के तौर पर दे रहा है ना। तो ये करप्शन दिखाई दे रहा है। यहीं पर आप ये देखो कि जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है कोई, ये किसान को, ये देखो 2 किसान है, ये इनके साथ मारपीट का काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से ही दिखा रहे हैं कि किस जो शाहजहां के समय की ये बात दिखाई गई है कि उसने डिपिक्ट किया ये इमेजेस के थ्रू कि कैसे उस समय करप्शन जो है शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबरनामा। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कटियर अबुल फजल। जो अकबरनामा एक बुक है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अबुल फजल जो अकबर के दरबार में उनके एक मित्र थे या उनके हम कहें साहित्यकार थे। ठीक है, उन्होंने जो है अकबर के बारे में जो है बुक्स लिखी। तो ये जो बुक लिखी है उन्होंने वो 3 वॉल्यूम में लिखी गई हैं, 3 पार्ट्स में लिखी गई हैं। ठीक है, जिसमें उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, यानी कि अकबर का जो शासन था उसे अकबरनामा कहा गया। फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद द अकबर्स एंसेस्टर एंड दी सेकंड वॉल्यूम, जो पहली बुक है उसमें तो अकबर के पूर्वजों एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है। जो दूसरी बुक है उसमें अकबर के शासन के समय के जो भी इवेंट्स हैं उनको लिखा गया है। और जो थर्ड वॉल्यूम है आईन अकबरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, थर्ड वॉल्यूम है उसका नाम है आईन अकबरी। इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स लिखी गई हैं, उनकी आर्मीज कैसी थी, रिवेन्यू सिस्टम क्या था, उनके एम्पायर की जियोग्राफी क्या थी, सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है आईन अकबरी। It also provides rich details about the traditions and culture of the people living in India. The most interesting aspect about the Ain Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenue. यानी कि इसमें सब चीज़ों को स्टेटिस्टिकली यानी कि सब चीज़ों के डेटाज जो हैं वहाँ पर लिखे गए हैं, मेंटेन किए गए हैं कि अकबर के समय में कितनी फसलें थी, कितना प्रोडक्शन था, उनके प्राइजेस क्या थे, जो लेबर थे उनके वेजेस क्या थे, उन टैक्स उस समय में कितना कितना कैसे कैसे लिया जाता था। तो सब चीज़ों को मेंटेन वहाँ पर किया गया था। ओके, तो ये था आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पॉज करेंगे। अगले वीडियो में हम अकबर की जो है पॉलिसीज, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप अप टू दिस लेवल एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।